अब आज के इस वीडियो से हम इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। यह गणित की एक नई शाखा है। अभी तक विद्यार्थियों ने इस गणित के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए यह आपका प्रारंभिक वीडियो है। इसे विद्यार्थियों को बहुत ही ध्यान से तैयार करना है, क्योंकि जब हम कोई नई गणित पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावली और उसके प्रारंभिक नियमों का ज्ञान जरूर करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने अपना हिंदी विषय जब सीखा था तो सबसे पहले हमने उसकी वर्णमाला और वर्णमाला के साथ साथ उसकी मात्राओं और विभिन्न अक्षरों के माध्यम से बनने वाले शब्द, वाक्य, ये सब सीखे थे, तभी हमको हिंदी का ज्ञान हो पाया है। ठीक इसी प्रकार सदिश बीजगणित में सदिश क्या है, इसको सीखने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए भौतिक राशियों की। भौतिक राशियाँ ये विज्ञान का एक शब्द है। राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ या वे नाम जिनका मापन किया जा सके। तो राशियाँ क्या हैं? जिनका मापन किया जा सके। विज्ञान में ऐसे शब्दों को राशियां कहा गया। ठीक है, क्योंकि जब हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वहां पर इन्हें भौतिक राशियां कहा गया। तो भौतिक राशियां क्या हैं? जिनका मापन किया जा सके। तो मापन करने के लिए जैसे हम लंबाई शब्द का प्रयोग करते हैं, तो लंबाई को हम मीटर से, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से, विभिन्न मापकों से मापते हैं। चौड़ाई भी लंबाई का ही एक दूसरा रूप है। ऊंचाई, मोटाई, गहराई, ये सभी क्या हैं? ये लंबाई के ही अन्य रूप हैं। तो अब हम यहाँ पर दूरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूरी का मापन लंबाई के रूप में मीटर से, किलोमीटर से, सेंटीमीटर से। इसी प्रकार समय राशि हो गई, ठीक है ना। समय का मापन हम करते हैं घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, वर्ष, महीने, इस प्रकार से, ठीक है ना। कोणों का मापन अलग तरीके से किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन भी शब्दों का तात्पर्य किसी मापन से हो या जिनका हम मापन कर सकें, वे सभी भौतिक राशियां होती हैं। और ये राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, जिनमें केवल परिमाण हो। जैसे अब परिमाण होने का मतलब क्या हो गया? मैंने कह दिया कि एक बांट है हमारे पास जिसका वजन 2 किलोग्राम है। हमारे पास 2 किलोग्राम का एक बांट है। या हमने कहा इस झोले में 10 किलोग्राम चीनी आएगी। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम ये क्या है? 2 किलोग्राम, 2 इसका परिमाण है और किलोग्राम इसकी इकाई है। तो यहाँ पर मापन का सिस्टम ये आ रहा है कि जब हमने कहा था कि ये जो बांट दिया गया है इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो बांट का वजन 2 किलोग्राम है, ये उसका मापन है। जैसे झोले में हमने कहा 10 किलोग्राम चीनी आएगी, तो वो उसका मापन है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वह दिशा दोनों हो। ये ध्यान रखना है कि अदिश राशियों में केवल परिमाण होगा और सदिश राशियों में दोनों होंगे। अब अदिश राशियों के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लंबाई और क्या? द्रव्यमान, समय, चाल, आयतन, है ना, तापमान। तो ये सब क्या हैं? अदिश राशियां हैं। इसी के सापेक्ष अगर हम देखें सदिश राशियां क्या हैं, तो जैसे लंबाई
या लंबाई के साथ साथ हम इसको दूरी भी कह सकते थे। तो यहाँ पर विस्थापन, ठीक है ना, ये विस्थापन क्या होता है, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। जैसे कोई वस्तु अभी ए बिंदु पर रखी है और थोड़ी देर बाद वह बी बिंदु पर पहुंच जाए, तो ए से बी तक ये जो सीधी दूरी है, इस सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और अगर मान लीजिए ए एक स्थान है और बी दूसरा स्थान है, तो ए से अगर बी तक जाने में हमको इस रास्ते का सहारा लेना पड़ा, तो हम इस रास्ते पर जब चल कर गए हैं तो ये हमने दूरी तय की है, इस रास्ते पर जब हम चल कर गए। और ये जो सीधी दूरी है इसे कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन हमेशा एक दिशा की ओर होता है, जैसे ए से बी की ओर, तो ये विस्थापन है। इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। इसी प्रकार अन्य शब्द आते हैं, वेग, बल, संवेग, त्वरण, बलाघूर्ण, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सदिश राशियां हैं। तो इनमें क्या है, परिमाण और दिशा दोनों ही होती है। जैसे हमने कहा कि रामू का घर विद्यालय से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, ये हमने एक कथन कहा है। तो हमने क्या कहा, रामू का घर विद्यालय से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। तो अर्थात घर की स्थिति बताने के लिए हमको इतने का सहारा लेना पड़ा, 2 किलोमीटर पश्चिम। अगर हम कह देते 2 किलोमीटर, रामू का घर विद्यालय से 2 किलोमीटर है, तो अब पता नहीं 2 किलोमीटर किस दिशा में है, तो ये बात अधूरी रहती। और जब हमने कहा 2 किलोमीटर पश्चिम, तो दिशाओं का ज्ञान तो सबको है ही है। तो दिशाओं के सहारे अब आप बता देंगे कि विद्यालय से इस दिशा में 2 किलोमीटर चलेंगे तो रामू के घर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए सदिश में क्या होता है, दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे एक पिंड हमारे पास ये है, अगर इसमें हम इधर बल लगाएंगे तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात इसका जो विस्थापन हुआ है, मान लो ए बिंदु से बी बिंदु की ओर, ये जो विस्थापन हुआ है वो इस दिशा में बल लगाने के कारण हुआ है। इसीलिए बल को भी हम सदिश कहते हैं। अब आइए समझते हैं अभिलक्षण। किसी सदिश के अभिलक्षण देख लीजिए। हमने एक बिंदु से इस दिशा की ओर जाता हुआ एक तीर बनाया। इस तीर को ही हम सदिश बोलते हैं और इसका नाम हमने रखा वेक्टर ए। हमेशा ध्यान रखिए, सदिश के ऊपर ये तीर जैसा निशान लगा होता है, ये दिशा को बताता है, और ये ए जो लिखा हुआ है ये इसके परिमाण को बताता है। अभी हम परिमाण के बारे में बता चुके हैं। परिमाण मतलब होता है संख्यात्मक मान। तो ये एक सदिश दिखाया गया है। इसको समझने के लिए इसके 3 लक्षणों का ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए। नंबर 1 परिमाण, जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम इसका मापन करें इस तीर का, तो इसका मापन निकल आता है 2 सेंटीमीटर। तो इस वेक्टर ए का मापन क्या है, 2। तो 2 इसका परिमाण है, सेंटीमीटर इसकी इकाई है। तो परिमाण हमेशा जो होता है वो संख्यात्मक मान और इकाई का संयुक्त रूप है। परिमाण किसे कहते हैं, संख्यात्मक मान और उसकी यूनिट इकाई के साथ। तो 2 सेंटीमीटर इसका परिमाण हो गया, या 2 यूनिट हम कह सकते हैं, 2 इकाई कह सकते हैं। इकाई यहाँ सेंटीमीटर ली जा रही है। अभिदिशा, अभिमाने की ओर, दिशा जिसका हम सेंस करते हैं, यानी अपने ज्ञान से समझते हैं कि ये दिशा किस ओर जा रही है। तो इसके लिए विद्यार्थियों को ये समझना जरूरी है कि हमने इस दिए गए समतल पर, समतल क्या है हमारे पास, ये कागज है, इस समतल को हम अवलंब या सपोर्ट बोलते हैं। तो सपोर्ट के लिए हमने इस समतल पर क्या किया, एक ये चतुर्थांश दिखाया, और इस चतुर्थांश पर हम दिशाओं को दर्शाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
और वेस्ट। दिशाओं को हमेशा इसी रूप में दर्शाया जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि ये मूल बिंदु से दाहिनी ओर पूर्व होगा और बाईं ओर पश्चिम होगा, ऊपर की ओर उत्तर होगा और नीचे की ओर दक्षिण होगा। अब जैसा ये सदिश बना है, इस मूल बिंदु से अगर हम ऐसी ही रचना बनाएंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की रचना बनेगी। इस वेक्टर ए को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है। तो इस वेक्टर ए की दिशा किधर है? इस मूल बिंदु से पूरब और उत्तर के मध्य की ओर जा रही है, अर्थात पूर्वोत्तर दिशा में जा रही है। ये एक्स अक्ष की ओर पूरब है और वाई अक्ष की ओर उत्तर है। तो इसी पूरब और उत्तर के बीच की ओर तीर जा रहा है, तो ये पूर्वोत्तर दिशा में पूरब से कुछ कोण बनाता हुआ ये जा रहा है, जिसको हम कह सकते हैं जमीन से कुछ कोण बनाता हुआ जा रहा है। तो इसलिए इसको हमने इस वेक्टर को बिना इसके बनाए, ये क्या है? सपोर्ट है। समतल पर हमने दिशाओं को बनाया है, तो इससे हमको सपोर्ट मिला। क्या सपोर्ट मिला? कि जब हमने इसके सापेक्ष देखा तो अब हम इस वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल के ला पा रहे हैं कि यह सदिश क्या हो रहा है? अपने प्रारंभ बिंदु से पूर्वोत्तर दिशा में की ओर अग्रसर है। तो ये हमको पता चल गया। तो किसी भी सदिश के अभिलक्षण का तात्पर्य कि उस सदिश से हमें उसके परिमाण, उसकी दिशा, उसके सपोर्ट के बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है, उन तीनों बातों को जब हम संयुक्त रूप से समझते हैं तब हम किसी सदिश को अच्छे से समझ पाते हैं। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे सदिशों के प्रकार। तो सबसे पहले आता है शून्य सदिश, और फिर एकांक सदिश, सह आदिम सदिश, संलग्न सदिश, समरेखीय सदिश, समदिश एवं प्रतिदिश सदिश, समान सदिश, ऋणात्मक सदिश, व्युत्क्रम सदिश और समतलीय सदिश। कुल मिलाकर ये 10 प्रकार के सदिश होते हैं, और इन 10 प्रकार के सदिशों को विद्यार्थी एक साथ शीघ्रता से सीख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इन 2 सदिशों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से? शून्य सदिश और एकांक सदिश। तो फर्स्ट की बात करते हैं शून्य सदिश की। तो देखिए, हमने एक बिंदु रखा। अब इस बिंदु का मान अगर हम मापन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी। और इसमें हमने एक दिशा प्रदान कर दी कि ये जो है बिंदु इस दिशा की ओर अग्रसर है। तो हमने इसकी दिशा देखिए बना दी है डैश डैश करके, मतलब ये लंबाई नहीं है। यहाँ बिंदु का जो परिमाण वो कितना है? वो 0 है। अगर इस शून्य सदिश को हमने केवल इधर दिशा दी है, क्योंकि सदिश तभी बनेगा जब उसमें दिशा होगी, तो इसलिए इसको हम 0 वेक्टर भी कहते हैं। और कोई सदिश, अगर कोई वेक्टर ए है और उसकी वैल्यू 0 है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये वेक्टर का परिमाण 0 है। तो परिमाण को हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, मापांक की तरह, मॉडुलस की तरह लिखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, अर्थात वह सदिश जिसका परिमाण 0 हो, शून्य सदिश कहलाता है। सेकंड आता है एकांक सदिश। तो मान लीजिए कोई एक ये सदिश है, ये एक सदिश है। इस सदिश का हमने नाम रखा है वेक्टर p, और इस वेक्टर p का परिमाण है 3, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर या 3 इकाई। इसको देखो, हमने ये 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो इस सदिश, इस कौन सा सदिश है? ये p वेक्टर है, और इसका परिमाण कितना है? 3 है। तो यहाँ पर इसका अगर एक हिस्सा ले लिया जाए, ये इतना हिस्सा, इस पूरे सदिश का इकाई वाला हिस्सा, अगर हमने 3 इसको सेंटीमीटर से नापा था, तो हम अगर जब इसका 1 सेंटीमीटर ले लेंगे तो इस 1 सेंटीमीटर के सदिश को या इकाई मापक के सदिश को हम यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। और इस एकांक सदिश को यहाँ पर लिखेंगे क्या? वेक्टर p का एकांक सदिश, इसको हम कहेंगे p कैप। और ये जो p कैप होता है, ये जो p कैप होता है,
इस पूरे वेक्टर p के मान में हमने क्या किया है, जैसे इसके 3 भाग थे तो 3 से हमने भाग लगा दिया है। ठीक, तो 3 से भाग लगाने का तात्पर्य क्या हो गया है, इसको अगर हम सरल भाषा में कहेंगे तो p कहेंगे मॉड ऑफ वेक्टर p। तो यहां सूत्र क्या बन गया, p कैप बराबर वेक्टर p अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर p। ये विद्यार्थियों को याद रखना है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला, किसी भी सदिश में यदि उसके हम परिमाण का भाग लगा देंगे तो उसका हमको इकाई सदिश या एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि ये सह आदिम सदिश और संलग्न सदिश क्या होते हैं। हमारे पास एक बिंदु ये है, इस बिंदु से एक सदिश इस ओर निकल रहा है, ये वेक्टर a है। एक सदिश इस ओर निकल रहा है, ये वेक्टर b है। और एक सदिश इस ओर निकला, ये वेक्टर c है। तो यहाँ पर 3 सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं। यदि एक से अधिक सदिशों का उद्गम स्थान या प्रारंभिक स्थान एक ही बिंदु हो तो वे सभी सदिश सह आदिम सदिश कहलाते हैं। तो सह आदिम का मतलब को इनिशियल वेक्टर कहते हैं कि उनका जो है एक को पॉइंट है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है। कौन सा, शुरुआत वाला। तो ये थर्ड हो गया आपका, क्या हो गया, सह आदिम। इसके विपरीत संलग्न सदिश, इसको हम कहते हैं को टर्मिनस। यानी टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल कहते हैं जैसे हमारे पास चौराहा हमने देखा अपनी सड़कों का, एक सड़क आ रही है, यहाँ पर मिल गई, दूसरी सड़क आई, यहाँ मिल गई, तीसरी सड़क आई, ये उसी जगह मिल गई। अर्थात 3 सड़कों के मिलन वाले स्थान को हम तिराहा बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 सदिश ये क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इनका नाम अगर हम वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c रखें तो ये तीनों सदिशों का अंतिम बिंदु एक ही बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु है। इसीलिए इसे हम को टर्मिनस या संलग्न सदिश कहते हैं। यहाँ 3 सदिश एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ 3 सदिश एक बिंदु से जा रहे हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि को टर्मिनस या संलग्न सदिश क्या है, इनके अंतिम बिंदु, शीर्ष बिंदु एक ही बिंदु होते हैं और इनका प्रारंभ बिंदु एक ही बिंदु होता है। अब आइए देखते हैं, संलग्न सदिश हो चुका है, समरेखीय सदिश, 5th पार्ट। तो समरेखीय सदिश या इसको हम कहते हैं कोलिनियर या पैरेलल। तो अभी देखिए, एक सदिश हमारे पास ये है और इसके समांतर ही ये दूसरा सदिश है, वेक्टर a और ये वेक्टर b। तो दोनों सदिशों की दिशा क्या है, एक ही है। क्या दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, लंबाइयां बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इनके परिमाण क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वेक्टर a बराबर लेम्डा वेक्टर b। ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो सदिश a है वो b का कुछ गुना है, मान लो 3/4 गुना है, या हम वेक्टर b को कह दें कि a का 1.5 गुना है। उदाहरण स्वरूप हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर b जो है वो वेक्टर a का कितने गुना है, 1.5 गुना है। तो लेम्डा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1.5। अर्थात दोनों सदिशों में क्या हो जाता है, एक गुणात्मक संबंध तैयार हो जाता है। तो ये दोनों कैसे सदिश हैं, समांतर सदिश हैं। तो इनको हम समरेखीय या समांतर कह सकते हैं। अभी होगा क्या कि अभी हमने क्या किया, एक वेक्टर ये आपको दिखाया, ये वेक्टर p है और इसी वेक्टर में ये इसका प्रारंभिक बिंदु, ये एक अंत बिंदु है, और इसी वेक्टर में एक दूसरा वेक्टर वो इतना छोटा है, वो पहले सदिश के ऊपर ये वेक्टर q है। तो यहाँ वेक्टर p और वेक्टर जो q है ये दोनों भी क्या हैं, ये समरेखीय या समांतर सदिश हैं। क्योंकि जो q रेखा है वो छोटी रेखा है, p रेखा है वो बड़ी रेखा है, और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही है, अर्थात उनकी दिशा तो एक ही है। तो इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ 0 है, यहाँ बीच की दूरी कुछ है। तो अगर 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 होगी
तब भी वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। इसीलिए ये दशा है कोलिनियर, यानी संरेखीय, और ये क्या है, समांतर। तो समांतर और समरेखीय सदिश एक ही प्रकार के होते हैं। इसको भी हम कह सकते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर q, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर p का मान अधिक है और q का मान कम है, परिमाण कम ज़्यादा है, दिशा दोनों की एक ही है। अब बात समझते हैं अगली बात, समदिश एवं प्रतिदिश। एक सदिश हमारे पास ये वेक्टर a है और दूसरा सदिश हमारे पास ये वेक्टर b है और तीसरा सदिश हमारे पास ये वेक्टर c है। तो रेखाएं तीनों हमको क्या मिल रही हैं, समांतर मिल रही हैं, है ना। a b c ये जो तीनों रेखाएं हैं ये हमको समांतर, लेकिन a और b की दिशा एक ही है, a और c की विपरीत दिशाएं हैं, b और c की विपरीत दिशाएं हैं। तो यहाँ पे समदिश क्या हो गए, वेक्टर a तथा वेक्टर b। प्रतिदिश क्या हो गए, वेक्टर a तथा वेक्टर c। ये क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, a और c। ये भी हम कह सकते हैं वेक्टर b तथा वेक्टर c, ये भी क्या हो गए, प्रतिदिश। तो इस प्रकार यदि सदिशों की दिशाएं विपरीत हों किंतु वो क्या हों, समांतर हों, समांतर होना जरूरी है। अगर दिशाएं एक ही हैं तो वे समांतर हो जाएंगे, समदिश हो जाएंगे, और अगर विपरीत हैं तो क्या हो जाएंगे, प्रतिदिश हो जाएंगे। अब जानेंगे समान सदिश और ऋणात्मक सदिश। तो 7th पार्ट है समान सदिश। एक वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है। तो हमने देखा कि दोनों की दिशाएं क्या हैं, वो एक ही हैं, वेक्टर a की दिशा और वेक्टर p की दिशा। तो दिशाएं एक ही होने पर ये समरेखीय हो जाते हैं, किंतु यदि इनके परिमाण और दिशाएं दोनों ही बराबर हों, यदि वेक्टर a बराबर वेक्टर b हो, तो कब होगा, जब परिमाण व दिशा दोनों समान, तो फिर क्या कहा जाएगा, इनको समान सदिश कहा जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों का परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर मॉड ऑफ वेक्टर b, परिमाण दोनों का क्या होगा, वो समान होगा, नाम दोनों के अलग अलग हैं। इसी प्रकार 8वें भाग में है ऋणात्मक सदिश। एक सदिश ये वेक्टर a है और इसका हमको ऋणात्मक बनाना है, तो इसी के समांतर इतने ही परिमाण का अगर हम विपरीत सदिश बना देते हैं, ये माइनस वेक्टर a हो गया। अगर ये वेक्टर a है तो इसकी हमने क्या की, दिशा केवल बदल दी है, तो ये माइनस वेक्टर a हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया कि यदि परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत, क्या लिखेंगे, परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत, तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं, ऐसा सदिश ऋणात्मक सदिश बन जाता है। जैसे वेक्टर a का ऋणात्मक सदिश क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर a का ऋणात्मक सदिश माइनस वेक्टर a हो जाएगा। अब जानेंगे कि व्युत्क्रम सदिश क्या है और समतलीय सदिश क्या है। तो अगला पार्ट इसका है व्युत्क्रम सदिश। तो देखिए कोई एक वेक्टर a है तो इसका परिमाण क्या होगा, वो a होगा, और वेक्टर a का व्युत्क्रम हम क्या कहेंगे, 1 अपॉन वेक्टर a। तो अब यहाँ पर जब हम इसका परिमाण निकालेंगे तो पहले तो हम इसे कह सकते हैं वेक्टर a इनवर्स,
इस प्रकार ए के व्युत्क्रम को कहा जा सकता है। और मॉड ऑफ वेक्टर ए इनवर्स बराबर कितना होगा, 1/a होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका परिमाण a है और इसका परिमाण क्या हो गया, 1/a। तो जब किन्हीं दो सदिशों के परिमाण एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब वे व्युत्क्रम सदिश कहलाते हैं। फिर आते हैं समतलीय सदिश। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके प्रश्न लगाए जा रहे हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे लगाए जाएं, चाहे वाइट बोर्ड पे लगाए जाएं, चाहे आप अपनी कॉपी पर लगाएं, तो ये कॉपी वाला जो तल है, ये तल कैसा है, समतल है। अब इस समतल पर यदि हम एक से अधिक सदिश बना रहे हैं, ये हमने 3 सदिश बनाए। देखो 2 सदिश यहाँ पे एक बिंदु से होकर जा रहे हैं, ए और बी, लेकिन सी सदिश क्या है, स्वतंत्र एक अलग सदिश है। 3 सदिश हैं, तो यहाँ पर तीनों सदिश बने कहाँ हैं, एक ही समतल पर। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ सदिश ए बी तथा सी समतलीय हैं, क्योंकि एक ही समतल पर ये बने हुए हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने जाना कि सदिश क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। और इन्हीं सदिश राशियों को जब हम कॉपी पर व्यक्त करते हैं तो हम सदिश के द्वारा इनको व्यक्त करते हैं। और हमने देखे कि सदिशों के प्रकार क्या होते हैं। अब हम सदिशों का प्रयोग नियमों के रूप में या प्रश्नों के रूप में अगले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाएंगे। चूँकि ये वीडियो पुनः बनाया गया है, पिछला बनाया गया वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब होने के कारण वो अच्छा नहीं था, इसलिए इसको पुनः बनाया गया है। आप इसका अध्ययन करते हुए अगले वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके।